आज जो है 21/3/2024 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल की तरफ से श्री रघुवर प्रसाद जो है आप लोगों को, जितने हमारे पाठक हैं सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से धन्यवाद। क्योंकि आज मैं साल भर के बाद यह कोचिंग की तरफ से मैं आपको जो है क्लास लेने जा रहा हूं। क्योंकि कुछ परेशानियां थी, उस परेशानियों के चलते थोड़ा डिस्टर्ब था, इसीलिए हम क्लास में नहीं जा सके। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में पूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। इसलिए कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया जो संविधान है, उस संविधान के अनुसार आज हम नौकरी कर रहे हैं। और मैं आज वर्तमान समय में जिला कल्याण पदाधिकारी भोजपुर आरा में पदस्थापित हूं। और अपना दिन भर का ड्यूटी करने के बाद फिर हम चाहे हैं कि संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल की तरफ से आप लोगों को डॉक्टर बी आर अंबेडकर के विषय में कुछ बतावें। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को अगर देखें तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको ये होगा कि साल भर के बाद मेरा चैनल जो है आपके समक्ष पहुंच रहा है और कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस पर ध्यान देकर चैनल को एक दफे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वेलकम दबा दीजिए, ताकि हमको पता चल जाए कि आज से हम क्लास ले रहे हैं तो लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक, आइए डॉक्टर बी आर अंबेडकर संपूर्ण जानकारी। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को आईएएस के सिलेबस में और पीसीएस के सिलेबस में, चाहे किसी भी राज्य का जो पीएससी की परीक्षाएं हैं, प्रोविंशियल जो है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, या जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग, उसके परीक्षा में सिलेबस में रखा गया है, वह भारतीय राज्य व्यवस्था में। तो ये एक ऐसे विभूति है कि जो है इनके विषय में सबको जानकारी रखना अति आवश्यक है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में संपूर्ण जानकारी लीजिए। अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में अगर आप संपूर्ण जानकारी रख लीजिएगा तो किसी भी परीक्षा में, चाहे बिहार का कोई टीचर का परीक्षा है, कोई प्रोविंशियल की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, जीएस के किसी भी पेपर में इनसे एक सवाल जरूर आते हैं। तो संपूर्ण जानकारी रहेगा तो एक सवाल के दावेदार आप हैं और इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए हम आगे चलते हैं संपूर्ण जानकारी के क्रम में। संपूर्ण जानकारी के क्रम में चलते हैं आगे। आइए हम चलते हैं संपूर्ण जानकारी के क्रम में। सहृदय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू, अभी लोग को भ्रम है या बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अंबेडकर साहब का जन्म कहां हुआ था। तो महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जात से दलित थे, यहां नंबर मात्रा छूट गया है, दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। ये अब जान लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर सहित सभी निम्न जात के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था, किंतु उन्होंने जीवन में आई सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। वह दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। आइए अब हम इस ब्लॉग के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में संपूर्ण जानकारी, जीवन परिचय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बायोग्राफी इन हिंदी के बारे में जो है विस्तार से जानते हैं। तो आइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में ये जान लीजिए कि 14 अप्रैल अब आने वाला है। इसी 14 अप्रैल को उनकी जो है 14 अप्रैल 1891 में वो उनका जन्म हुआ था। इसीलिए 14 अप्रैल जो आएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। तो आप भी ऐसा काम करें इनको पढ़ करके कि आपकी भी जयंती जो विश्व में, भारत में, आपके टोला मोहल्ला में, आपके जिले में, आपके प्रखंडों में, तहसीलों में आपकी भी जयंतियां लोग मनाएं। तो आपको तो भीमराव अंबेडकर से सीख लेनी ही होगी। तो अगर भीमराव अंबेडकर से सीख लीजिएगा तो आपकी भी जयंती लोग मनाएंगे। और भीमराव अंबेडकर के विषय में अगर जानकारी रखते हैं तो आप में इतना आत्मबल बढ़ेगा कि ऐसा कैसे छोटा परिवार से होकर के और इतना बड़ा काम कर दिए। तो आगे आइए चलते हैं। देखिए
इनका जन्म कब हुआ था? सवाल आता है कि बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 में। यह छोटे छोटे बच्चे से लेकर और जो बीए, एमए, पीएचडी जो भी करते हैं उनको भी जानकारी रखना चाहिए कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। जन्म का नाम, जब बच्चे थे, जब पैदा हुए, तो बी आर अम्बेडकर को भीवा भी कहा जाता था। यह भी एक जीएस हो गया। भीम भी कहा जाता था, भीमराव भी कहा जाता था, बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहा जाता था। तो अगर आप किसी भी परीक्षा को, चाहे पीएससी की परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा हो, यदि आप जाएं और आप अगर भीमराव अंबेडकर के विषय में, राज व्यवस्था के विषय में अगर कोई पूछे कि क्या आप भारत के संविधान के विषय में जानते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ, तो संविधान तो पूरे दुनिया के लोग भारत के जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो पूछे कि किसने लिखा है या यह किसकी कृति है, तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृति है। तो पूछ सकता है एग्जामिनर, तो हमको यही बता दीजिए भीमराव अंबेडकर के किस बचपन में कितने कितने नाम थे। तो आपको यह सवाल एकदम अपने जुबान पर रखना चाहिए कि भीवा नाम था उनका, उनको भीम भी कहा जाता था, उनको भीमराव भी कहा जाता था और उनको बाबा साहब अम्बेडकर भी कहा जाता था। तो अब ये अन्य नाम क्या था? तो अन्य नाम में ही लास्ट में चल करके बाबा साहब अम्बेडकर हुआ। और उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी, धर्म उनका बौद्ध धर्म था। इस पर थोड़ा सा आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये पहले हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ लोग, हिंदू धर्म में तो हम सबको दोषी नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी पूरे भारत में जाइए तो जो हिंदू धर्म में है कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ जो है खराब भी हैं। मुस्लिम में जाइए उसमें भी कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं। बौद्ध में जाइए उसमें भी कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं। इस तरह से हिंदू धर्म में कुछ खराब मानसिकता के लोगों ने बाबा साहब को बहुत तकलीफ दी, तो उन्होंने प्रण किया कि हम जो है हिंदू धर्म में पैदा लिए हैं, लेकिन हम मरेंगे तो बौद्ध धर्म में ही मरेंगे। तो इसीलिए उन तकलीफों को सहते हुए उन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया। तो जो भी हो, हिंदू धर्म में जो भी हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन ऐसी बीमारियां हैं, कौन ऐसे कचरे हैं हिंदू धर्म में जिनके चलते बाबा साहब बौद्ध धर्म अपना लिए। तो हिंदू धर्म को त्याग करके बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। पूछ सकता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्ट थे, लेकिन इसके पहले क्या थे? हिंदू थे, कि ईसाई थे, कि पारसी थे, कि सिख थे? तो आपको कॉलम में आ सकता है कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई धर्म, ईसाई और पारसी। तो कौन सी बताइएगा? तो आपको यही लगाना है कि हिंदू थे। तो यानी बौद्ध में आने के पूर्व कौन धर्म के फॉलोवर थे? तो हिंदू। और हिंदू को त्यागे तो कौन धर्म अपनाए? तो बौद्ध। तो इसलिए पूरी जानकारी में ये सब बात आता है। अब आइए शैक्षिक संबद्धता, इनका जो है शिक्षा दीक्षा किन किन डिग्रियों से था। तो आइए, मुंबई विश्वविद्यालय में वो बीए किए, बैचलर ऑफ आर्ट किए। उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, उसमें एमए किए, पीएचडी किए, एलएलडी किए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है एमएससी, डीएससी, यह डिग्री आज भी कोई नहीं जल्दी हासिल कर पाता है। ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉ, पहले के आज के जो वकालत जो लोग यहाँ पढ़ाई होती है वकालत की, बैचलर ऑफ लॉ, उसी को लंदन में जो डिग्रियां मिलती है उनको ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉ कहते हैं। तो इनका शैक्षिक संबद्धता से संबंध ये है। तो आप लोग इस चीज को जानकारी रखिए कि बाबा साहब मुंबई विश्वविद्यालय से बीए पास किए। तो अगर ये सवाल पूछे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बीए कहां से पास किए, तो पूछ देगा नालंदा विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय, 4 को ऑप्शन दे देगा। तो ये जाहिर सी बात है कि आप कहिएगा कि हमको तो पूरी जानकारी नहीं है, हमको तो कंफ्यूज है, हम तो मार के आए हैं, चलिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय, मऊ छावनी में जन्म हुआ तो कहीं मध्य प्रदेश से पढ़े हो तो मार दीजिएगा मध्य प्रदेश। लेकिन जब पूरी जानकारी किए रहिएगा तो कहिएगा नहीं, उनका जन्म मऊ छावनी में जरूर हुआ था, लेकिन उनका जो बीए की डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से हुई थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पूर्ण जानकारी रखिए, अधूरी जानकारी कभी भी ठीक नहीं होती है। आइए आगे चलते हैं। पेशा उनका क्या था? हर एक आदमी का जीवन आवृत्ति चलाने के लिए कुछ ना कुछ पेशा होता है। तो बी आर अम्बेडकर का पेशा क्या था? आइए, वह विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, समाजशास्त्री भी थे, मानव विज्ञानी भी थे, शिक्षाविद भी थे, धर्मशास्त्री भी थे, इतिहासविद भी थे,
प्रोफेसर और संपादक इतना सारा काम करते थे। और आपको एक किताब दिया जा रहा है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बायो पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ लीजिए और थोड़ा सा मैथ जानकारी कर लीजिए, आपकी आजीविका चलने लगेगी। तो आप कहते हैं बाप रे बाप, इतना हमारे सर पर पहाड़ आ गया, बहुत लंबा टॉपिक है आईएएस का। कुछ नहीं है आईएएस का जो है टॉपिक, कुछ नहीं। मैं जिला कल्याण पदाधिकारी होते हुए अब सोच लीजिए, मैं दिन भर ड्यूटी किया और ड्यूटी करने के बाद अपना हमारा जब मन नहीं लगा तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आइए हम भीमराव अंबेडकर के ही मंसूबे के आधार पर आपका भी मंसूबा बढ़ावें और आप जो अच्छे लोगों को जो है इस समाज से निकाल करके अच्छे जगह पहुंचावें और आपका नाम रोशन हो और जिसको पहुंचावे उनका भी नाम रोशन हो। तो ये बात है, इनका पेशा ये इतना पेशा था इनका, ये जितना चीज दिया गया है ये सारे चीज बाबा भीमराव अंबेडकर अपने पेशा के रूप में रखे थे। आइए आगे चलते हैं। अन्य राजनीतिक संबद्धताएं, सामाजिक संगठन क्या था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अब आइए, बीपीएससी के किसी न किसी परीक्षा में हमेशा लिखता है, अभी टीचर के परीक्षा में आया था, अभी द्वितीय चरण की जो शिक्षक की परीक्षा हुई थी ना, तो एकदम श्योर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाई थी? तो बी आर अम्बेडकर ने बनाई थी। बताइए, ये संपूर्ण जानकारी रखिएगा तो आपको सवाल मिल गया ना, यही मिल गया। बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, संघ लोक सेवा आयोग में सब सवाल बार बार 90 में 1900 पीसीएस के 90 में भी सवाल पूछा था, जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाई थी, समता दैनिक सैनिक दल किसने बनाई थी, ये सवाल बार बार पूछता है और आप अनजाने रह जाते हैं संपूर्ण जानकारी के बिना। इसीलिए हम आपको आज के विषय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में संपूर्ण जानकारी पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी विषय में संपूर्ण जानकारी लेकर ही आगे चलिए और लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाई, उसमें दे देगा ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, जो है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आप भटक जाइएगा और जब पढ़े रहिएगा तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाई भाई, तो वही भीमराव अंबेडकर ने बनाई। तो आप टिक लगा करके और अपना सवाल सही करके और आप सिलेक्शन के जो है श्रेणी में आ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। शैक्षिक संगठन, तो इनका डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, अगर पूछ दे कि डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी किनकी देन है, किसने बनाई थी, उसमें दे देगा महात्मा फूले, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। अब आपको फंसा दिया, लेकिन जब आप संपूर्ण जानकारी किए रहिएगा तो डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने ही बनाई थी। तो डिप्रेस्ड माने होता है एकदम प्रेशर करके दबा देना। आप देखते हैं कि जब कोई भी चीज को बहुत चपटी बनानी होती है तो उसको प्रेशर देके दबा दिया जाता है, चपटा हो जाता है। ठीक उसी तरह से सोसाइटी में जो चालाक आदमी है, चालाक मानव है, वह मानव बुर्बक मानव को, मानो जितने आपके अशिक्षित मानव हैं उनको प्रेस्ड कर देता है, डिप्रेस्ड कर देता है। वह बेचारा जो है केवल खाने कमाने में ही अपनी जिंदगी गुजार देता है। बाबा साहब के सामने समस्या आई कि ये डिप्रेस्ड क्लास किसान जो है हमारे समाज में है, तो उस पर एक किताब उन्होंने सोसाइटी बनाई कि इन लोगों का उद्धार कैसे हो, तो ये वो शैक्षिक संगठन बनाया बाबा साहब ने, तो उसका नाम है डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी। इस सोसाइटी का, इस एजुकेशन सोसाइटी का ये मुख्य उद्देश्य रहा कि जो डिप्रेस्ड हैं, जो दबे हुए हैं, जो दबे कुचले हैं, जो समाज के निचले पायदान पर हैं, उनको कैसे ले जाया जाए। तो डिप्रेस्ड कोई भी हो सकता है, आप शिक्षा से वंचित हो जाइएगा तो आप किसी भी जाति धर्म के हो, आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो बाबा साहब का ये जो है डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी बहुत बेहतर इनका संगठन था शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा है द बॉम्बे शेड्यूल्ड कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बनाई थी बाबा साहब ने। बॉम्बे में शेड्यूल्ड कास्टों का, अनुसूचित जातियों का एक इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाए थे। इंप्रूवमेंट में प्रगति, ट्रस्ट माने होता है, ट्रस्ट हिंदी भी है अंग्रेजी भी है, तो ट्रस्ट जो बनाए थे तो उस ट्रस्ट में इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया था। उस ट्रस्ट के माध्यम से जो है जो बॉम्बे में शेड्यूल कास्ट के हित के लिए काम किया जाता था।
और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। अगर ये भी पूछ दिया जाए आपको आईएएस के परीक्षा में कि आप आइए राज्य व्यवस्था पढ़े हैं, अम्बेडकर पढ़े हैं, आप कहिएगा जी सर अम्बेडकर तो पढ़े हैं, तो पूछे अम्बेडकर साहब जो है शैक्षिक संगठनों में क्या क्या काम किए हैं, तो आपको जानना होगा डिप्रेस क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी किए हैं, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट जो है कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट भी बनाए हैं, और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, ये 3 ठो इनका शैक्षणिक संगठन है। तो आप जान जाइए कि इनके शैक्षणिक संगठन कितने हैं। तो अगर नाम से अगर परीक्षा में आवे तो नाम से अगर पूछे कितने इनके शैक्षणिक संगठन थे बाबा साहब के, 1 2 3 4 आपका दे मारिए, इसमें ए एक बी एक सी एक डी है, वही में फेल है, सब आपका तमाशा आपका सारा निकल जाएगा। अरे हमने बहुत किताब पढ़ी, बाबा साहब ने शैक्षणिक संगठन में कितना संगठन बनाए थे, 1 बनाए थे, 2 बनाए थे, 3 बनाए थे कि 4, कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए पूरी जानकारी रखिए। तो इन्होंने 3 जो है आपको शैक्षणिक संगठन बना करके और जो है समाज को उठाने का काम किया था। अब धार्मिक संगठन का क्या था, भारतीय बौद्ध महासभा। तो अगर पूछ दे कि धार्मिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, तो ये कितने जो है बनाए थे धार्मिक संगठन, तो ज्यादा धार्मिक संगठन नहीं बनाए थे, मात्र एक, उस संगठन का नाम है भारतीय बौद्ध महासभा। तो आपसे अगर पूछा जाए शैक्षणिक क्षेत्र में कितने संगठन बनाए थे, तो 3 बनाए थे, और धार्मिक संगठन में कितने बनाए थे, तो 1 बनाए थे। आगे आइए, इनको बाबा साहब को पुरस्कार और सम्मान के विषय में आपको बहुत सवाल आते हैं, यूपीएससी में, बीपीएससी में, जो रोजमर्रा के जो परीक्षाएं होती है उसमें भी इसमें से उठा के सवाल पूछ दिया जाता है। टीचर भी, बिहार में टीचर की जो वैकेंसी आई थी 1st, 2nd, 3rd, तो 3rd तो आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें चोरों की जमात आ गई और चोरों की जमातों ने पेपर आउट कर दिया। इसीलिए इस समाज में बाबा साहब को पढ़िए और इन चोरों को पढ़ करके ऐसा सजा दीजिए, कलेक्टर बन के, एसपी बन के, बढ़िया सोसाइटी का आदमी बन के, कि ये कभी नाम न ले, सिर न उठाए इस समाज में खराब काम करने के लिए। तो आइए आगे चलते हैं। पुरस्कार और सम्मान, अगर पूछे कि बोधिसत्व कब अंबेडकर बने, 1956, 1957, 1958, 1891, तो ऐसे आप गड़बड़ हो जाइएगा। और जब पढ़े रहिएगा तो वे बोधिसत्व 1956 में बने। कब बने, 1956 में बने। उसके बाद भारत रत्न इनको कब मिला, इनको भारत रत्न मिला 1990 में, ये याद कर लीजिएगा। पूछता है कि बाबा साहब के जो है मरने के बाद ये भारत रत्न की उपाधि इनको कब मिली, तो भारत रत्न सम्मान इनको मिला 1990 में। तो याद किए करिएगा। पहले कोलंबिया अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में, द ग्रेटेस्ट इंडिया 2012 में। तो ये पुरस्कार और सम्मान इनका था, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में इनको मिला था। ये भारत के ग्रेटेस्ट इंडियन थे, इनसे बेहतर कोई ग्रेटेस्ट नहीं था। 2012 में सम्मान मिला। अब पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में ये पहले कोलंबियन थे, कहां के, भारतीय। आगे आइए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। इनकी मृत्यु कब होती है, 6 दिसंबर 1956 को, उम्र इनकी 65 वर्ष में। 65 वर्ष में बेचारे मर गए। अगर ये 70-80 वर्ष जीवित रहे होते भारत में, तो भारत के लिए ये बहुत कुछ कर गए होते। लेकिन इनका जो प्रकृति ने कहा कि मैं एक सूरज की तरह से देता हूं और फिर उसको मैं ले लूंगा, प्रकृति ने सूरज की तरफ भेजा और 65 वर्ष की अवस्था में उनको फिर वापस बुला लिया। तो इसलिए 6 दिसंबर 1956 का दिन आप मत भूलिएगा। ये अगर सवाल पूछ दे कितने बरस बाबा साहब जिंदा रहे, तो आपके जबान पर आना चाहिए, घटा दीजिएगा। 6 दिसंबर जो है 1956 को मरे और 14 अप्रैल 1851 में पैदा हुए, तो घटा दीजिएगा, आपको 65 वर्ष का उम्र पता चल जाएगा कि 65 वर्ष जिंदा ही रहे। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली भारत, इनका जो है इनका स्मारक कहां बना हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली भारत। नई दिल्ली जो भारत में नई दिल्ली है, वहां डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है। और उसके बाद समाधि स्थल इनका कहां है, तो चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इनकी समाधि भूमि कहां है, बी आर अम्बेडकर की इनकी समाधि भूमि जो है चैत्य भूमि है। चैत्य माने आप समझ लीजिए, ये हिस्ट्री की चीज है। चैत्य माने होता चीता, चैत्य माने क्या होता है, चीता, मरा हुआ आदमी की लाश। जो मरी हुई आदमी की जो लाश होती है, जो सुता दिया जाता है, उसे ही चीता कहते हैं, लेकिन पाली भाषा में उसे चैत्य कहा जाता है। तो ये चैत्य हुआ, तो चैत्य की भूमि।
तो कहां? मुंबई। मानो इनके चीता वाली भूमि कहां है? तो मुंबई। और मुंबई कहां? महाराष्ट्र प्रांत में। तो आइए आगे, इतना चीज आप जान गए। ये सामाजिक संगठन बनाए, 2 शैक्षिक संगठन बनाए, 3 धार्मिक संगठन बनाए, 1 बोधिसत्व का जो है इन्हें उपाधि कब मिली? 1956 में। भारत रत्न कब मिला? 1990 में। पहले कोलंबियन हेड ऑफ देयर टाइम 2004 में, और द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में। इनकी मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956, उम्र 65 वर्ष में। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का स्मारक जो है, राष्ट्रीय स्मारक कहां है भाई? अगर सवाल दे दे, बंबई, दिल्ली, पूना, मऊ, तो आपको यही सवाल याद रखना चाहिए कि इनका राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली भारत में है। और चैत्य भूमि कहां है? तो दे देगा, मुंबई है, मऊ छावनी है, और नई दिल्ली है, और महाराष्ट्र है। तो आप जब मुंबई महाराष्ट्र आएगा तो उसी पर सही मारिएगा, चैत्य भूमि। बोलो, चैत्य का अर्थ अब जान गए? चैत्य का अर्थ होता है चिता। जहां आपका चिता जलाया जाती है, लाश रखा जाता है, उसे चैत्य, जिस जमीन पर, वो चैत्य भूमि होती है। तो इस चीज को आप जान जाइए। तो पढ़ाने के क्रम में आप चैत्य का अर्थ जान गए कि ये पाली भाषा है, और ये चैत्य भूमि इनका मुंबई में ही है। आगे आइए चलते हैं, थोड़ा टाइम और देते हैं, क्योंकि हम बहुत जो दिन भर काम किए हैं, थोड़ा और टाइम देंगे। उसके बाद हम चाहेंगे कि रोज रोज प्रतिदिन आपको ये बताते चलें कि प्रत्येक जो है यूपीएससी के जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको हम जो है मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। आप केवल इतने ही अपने जेहन में रखिएगा कि जितना हम आपको बता रहे हैं उतना नोट कर लीजिए, लिखते जाइए। और कॉपी पर अगर मेरा लेक्चर हो रहा है तो उसको लिखते जाइए और उसको मनन करते जाइए, और अपने जो है शांति दिमाग में रख करके इसे प्रयास करिएगा लिखने का, पढ़ने का, याद करने का, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का बचपन कैसा था? हर एक इंसान का बचपन था, मेरा भी बचपन था, आपका भी बचपन होगा, सभी देशवासियों का बचपन रहा होगा। कोई ऐसा नहीं है जो बचपन की उम्र से गुजरा ना हो। तो आइए, बाबा साहब अम्बेडकर का बचपन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे। बाबा साहब जो गरीब थे, उससे गरीब और लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। सोच लीजिए, आपको एक तकिया दे जा रहा है, आपके माता पिता आपको एक रूम दे रहे हैं, आपको खाने पीने के लिए दूध दे रहे हैं, दाल भात सब्जी अचार मांस मछली सब दे रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहब सोने के लिए भी पार्ट वाइज पार्ट करके सोते थे। तो इस चीज को आपने अपने जेहन में उतारना चाहिए कि कुछ टाइम 4 घंटा वो सोते थे तो 4 घंटा उनके पिता सोते थे। अब सोच लीजिए कैसी दर्दनाक कहानी है कि रोमे खड़ा हो जा रहे हैं। तो ये जो है बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अम्बेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अम्बेडकर की जीवन में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद वह कॉलेज की पढ़ाई किए। तो आइए, इसमें जो शब्द है धैर्य और वीरता, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। जब धैर्य आप नहीं खोइएगा तो आपको वीरता एकदम प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये बाबा साहब का जो जीवन, बचपन का जीवन है, इससे सीख लेने की बात कहता हूं। तो कि वह कैसे बुरी स्थितियों से गुजर करके और आपके सामने और विश्व स्तर पर जो है ऐसे महापुरुष बन गए हैं जो सभी लोग उनके दीवाने हो गए हैं। तो देख लीजिए, यह चीज आप याद रखिएगा। ये चीज जो है बारी बारी से सोने वाली चीज जो थी, बाबा साहब और अम्बेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। अब बताइए कितना जो है गजब बात है कि जो है बाबा साहब सोने के टाइम में भी पीरियड बटाता। अब बाबा साहब 4 घंटा सोते थे, उनके पिता 4 घंटा सोते थे, किसी तरह से रात गुजर जाती थी। उसके बाद जब बाबा साहब का जगने का समय आता था तो डेबरी जला करके अब वह पढ़ा करते थे। और आप
को बढ़िया बढ़िया मरकरी है, बढ़िया लाइट है, बढ़िया प्रकाश है, खाने की व्यवस्था है, पढ़ने के लिए बुक है, बैठने के लिए कुर्सी है, सारी व्यवस्थाओं से माँ बाप लैस कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि मेरे माँ बाप क्या हमारे लिए करके यहाँ भेजे हैं। तो कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई बॉम्बे में, कोई कर्नाटका में, कोई अमेरिका में, कोई रूस में है, लेकिन कोई उतनी डिग्रियां हासिल करने के लायक नहीं है। आपको एक विषय से, दो विषय से एमए पीएचडी करने में ही आपका हालत खराब हो जा रहा है। बाबा साहब ऐसे शख्सियत थे कि जिस डिग्री को आप 5 वर्ष में पाइएगा 6 महीने में डिग्री ले लेते थे। तो हमको और आप लोगों को सीखना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। आइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफेस्टन कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट हुए। एलिफेस्टन कॉलेज कहाँ है? बॉम्बे में है। वहीं से वो जो 1912 में बंबई से वो पास हुए। अब 1907 में हाई स्कूल जो हम लोग हाई स्कूल का पास किए, उसी तरह से बाबा साहब भी 1907 में पास किए। तो अगर सवाल पूछ दिया जाए बी आर अम्बेडकर ये हाई स्कूल कब पास किए? 1907 में पास किए, 1906 में किए, कि 1907 में किए, 1908 में? अगर सवाल पूछ दिया जाए तो जो जानेगा वही लिखेगा। तो 1907 याद रहेगा आपको, तो तड़ाक दे मार दीजिएगा, आपको 1 नंबर का सवाल सही हो जाएगा। और ग्रेजुएट कब पास किए? तो 1913 में। उन्होंने 15 प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की थी। किसमें? 1915 में जो है उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। सन 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर शोध कार्य वर्ष 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। तो बाबा साहब के विषय में आप जान लीजिए कि 1907 में मैट्रिक पास किए, 1912 में वो ग्रेजुएशन पास किए, 1915 में प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था कि प्राचीन भारतीय व्यापार क्या था, भारत में प्राचीन समय में व्यापार खाता और कैसा उसका प्रबंध था। उसी प्रबंध पर बाबा साहब ने एक शोध प्रबंध लिखा था। और 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री प्राप्त की और सन 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर शोध कार्य वर्ष 1917 किया और वर्ष 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1917 याद कीजिएगा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। अब सोच लीजिए कि पैसा के अभाव में बेचारे वो अर्थशास्त्र में जो शोधकार दाखिला के लिए थे नहीं कर पाए। तो इसलिए आपसे मेरा यह आग्रह है कि हर संभव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रत्येक कृतियों को, प्रत्येक कार्यों को, उनके दायित्वों को अपना दायित्व समझ करके पढ़ाई लिखाई करिएगा तो आपके मंसूबे आईएएस के, पीसीएस के और छोटी परीक्षाओं के और इस तरह के जो कोई भी ऐसा परीक्षा हो, सामाजिक क्षेत्र में भी काम करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके साथ रहेंगे। और जब ये कंसेप्ट आपके साथ रहेगा तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपके कार्य को रोक सकता है। आइए आगे थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं आपको। आइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें क्या है भाई? देखिए, भारत का राष्ट्रीय अंश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई।
इसको आप जरूर एकदम से पढ़िएगा और इसको नोट कर लीजिए, अपने डायरी में नोट कर लीजिए। गाड़ी में जाइए तो इसको दोहरा लीजिए, बस में रहिए तो दोहरा लीजिए, घर में रहिए तो अपने छोटे छोटे बच्चों के विषय में बहस करिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में जानते हो क्या क्या लिखे हैं? देखो ये देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। उसी तरह से आप कहिएगा अपने अपने भाइयों को, अपने घर में जो लोग हैं उनसे, तो उन लोगों का भी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। तो क्या है भारत का राष्ट्रीय अंश? अगर लिख दिया, पूछ दिया जाए भारत का राष्ट्रीय अंश किसकी कृति है, और उसमें 4 गो नाम दे दिया जाए, 3 ठो आइट बाबा को, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही मारिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय अंश उन्हीं की कृति है। भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में जो जातियां हैं उन जातियों को मशीन बना दिया गया। और भारत में लघु कृषि, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, भारत में जो लघु कृषि है, छोटी छोटी जो कृषि व्यवस्था है किस तरह से चलेगी, उसके लिए उपचार, मानो कौन ऐसा दवाई किया जाए कि लघु कृषि के माध्यम से देश विकास करके विश्व में एकदम से तहलका मचा दे। ये भी उनकी एक कृति है कि जो है भारत में लघु कृषि और उनके उपचार। अगर ये पूछा जाए कि ये भी कोई किताब है क्या जी अंबेडकर का, ये तो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन देखिए भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, ये भी इनकी कृति है। मुक नायक है यह, मुक नायक, मुक नायक माने होता है, मुक माने गूंगा और नायक, ये किताब ऐसा है उसमें जो पात्र है वो मुक बना हुआ है और एक और पात्र है उसका नायक बना हुआ है। तो मुक नायक एक जो है पत्रिका है। तो पूछता है मुक नायक किसने प्रकाशित किया था, तो बी.आर. अम्बेडकर ने। ये भी आया था परीक्षा में, मुक नायक बीपी उत्तर प्रदेश के जो है 93, 94, 95 3 साल लगातार ही आया था मुक नायक, आपको मैं बता दूं। तो इसलिए मुक नायक को याद करिएगा। ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी जो है वित्त का विकेंद्रीकरण, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण एक किताब है, वो बाबा साहब लिखे थे। तो इसको कैसे लिखे थे, तो उस किताब को जब पढ़िएगा कि ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, जो साम्राज्यवाद ब्रिटिशों का भारत में पहुंचा उसका विकेंद्रीकरण कैसे हुआ, एक किताब ही का नाम है भाई। जब पढ़िएगा तब आपका दिमाग खुलेगा। ओ बी.आर. अम्बेडकर, आपने साम्राज्यवादी शक्तियों ने कैसे भारत में जो अर्थव्यवस्था पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, उस किताब में खुला उल्लेख है, और कैसे हम लोग उसके गुलाम बने। अब आइए उनकी दूसरी बात है, किताब है का नाम है रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान। रुपए का क्या प्रॉब्लम है, ये किताब का नाम है, रुपए की समस्या, एक उद्भव और समाधान। तो रुपए की समस्या कैसे पैदा हो गई भारत में, उसका उद्भव कैसे हुआ और उसका समाधान कैसे होगा, एक किताब का नाम है रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान। यह भी उनकी कृति है। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय। जब ब्रिटिश लोग भारत में अपना शासन जमा लिए, प्रत्येक प्रांतों में कैसे जो है अर्थव्यवस्था जो है प्रत्येक प्रांतों में पैदा किए, वो किताब है। किताब का नाम है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय। कैसे प्रांतों में वित्त का अभ्युदय हुआ, जन्म हुआ, पैदाइशी हुआ, शुरुआत हुआ, प्रारंभ हुआ। तो यह किताब है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय। उसका बहिष्कृत भारत, मैं आपको बता दिया, हितकारिणी सभाएं गठन किए थे सभा में, और एक सवाल ये पूछ दिया बहिष्कृत भारत। अगर पूछ दे बहिष्कृत भारत और बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दोनों में क्या अंतर है, यह एक किताब है, वह एक सामाजिक संगठन है। तो आप क्या लिखिएगा, जानिएगा तभी नहीं लिखिएगा। इसीलिए बहिष्कृत भारत एक किताब है और बहिष्कृत हितकारिणी सभा एक संगठन है। तो इतना अंतर जान गए ना। अगर आप भी किसी से पूछिए ना, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर से, कि मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकरों के विषय में जरा अम्बेडकर के विषय में बताइएगा, वो लिखे हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा और बहिष्कृत भारत, दोनों में क्या अंतर है, उसका खटिया खड़ा हो जाएगा। अगर वो नहीं बढ़िया से पढ़ा रहेगा तो आपको इतना आसानी से पढ़ा दिया जा रहा है कि बहिष्कृत भारत और बहिष्कृत हितकारिणी सभा, वह सभा थी, वो एक संगठन था, और ये एक किताब का नाम है।
तो याद रखिए बहिष्कृत भारत। जनता, जनता क्या, आपको ये जनता क्या हो, या आप इंटरव्यू में गए तो पूछे आप जनता के विषय में जानते हैं, तो आप नहीं पढ़े रहे कहिएगा जनता क्या, जो कि जनता लोग, जहां लोगों का समूह है उस सभी समूहों को जनता कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो राज दूसरा है, जनता एक किताब का नाम है। जनता क्या है, एक किताब का नाम है। तो जनता किसने लिखी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी। तो जनता हो गया। जाति विच्छेद, जनता किताब लिखी बी आर अम्बेडकर ने। तो जनता जब किताब लिखी तो जनता क्या होती है, जनता किसे कहते हैं, जनता के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, ये सब किताब में मिलेगा आपको। और जाति विच्छेद, जाति विच्छेद एक किताब है, वो किताब को पढ़िएगा तो पता चलेगा जातियों को कैसे खत्म किया जाए। ठीक, तो ये किताब का नाम है जाति विच्छेद, जनता, बहिष्कृत भारत और संघ बनाम स्वतंत्रता, ये भी एक किताब है। संघ बनाम स्वतंत्रता, जो संघ है और स्वतंत्रता दोनों में क्या संबंध है, क्या अंतर है, संघ बनाम स्वतंत्रता, ये भी एक किताब है। उसके बाद पाकिस्तान पर विचार, पाकिस्तान पर विचार, पाकिस्तान पर विचार एक किताब, और पाकिस्तान पर एक विचार एक किताब के रूप में लिख करके बाबा साहब इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, गांधी जी अछूतों, गांधी के साथ अछूतों की विमुक्ति कैसे हुई, इस किताब का नाम है। तो श्री गांधी अछूतों की विमुक्ति, श्री गांधी क्या थे, अछूतों की विमुक्ति क्या, तो अछूतों की विमुक्ति में गांधी का क्या योगदान है, इस किताब में लिखा हुआ। रनाडे गांधी और जिन्ना, रनाडे गांधी और जिन्ना इनकी कृति है, रनाडे गांधी और जिन्ना इनकी कृति है। शूद्र कौन और कैसे, शूद्र कौन है और कैसे है, तो इसके विषय में शूद्र कौन और कैसे, हु इज शूद्रा जब पढ़िएगा तो बाबा साहब की कृति है। कैसे कोई व्यक्ति शूद्र हो जाता है, तो कैसे कोई व्यक्ति शूद्र होता है जानते हैं, आप नहीं पढ़िएगा, नहीं लिखिएगा, किसी भी जाति धर्म के होंगे तो आप शूद्र के कैटेगरी में जाइए करिएगा। आप मान लीजिए कि हम बहुत छोटे घराने के हैं और या बड़े घराने के हैं, हम पढ़े लिखे नहीं होते तो हम आज जिला कल्याण पदाधिकारी नहीं होते, आज जिला कल्याण पदाधिकारी नहीं होते तो हमको इनकम नहीं आती, हमको इनकम नहीं आती तो हम तो शूद्र हो ही जाते। लेकिन अभी के समय में हम शूद्र नहीं माने, अपने को मानते हैं, और कोई मानेगा, कहेगा नहीं नहीं तो अफसर हैं, जिला स्तर के ऑफिसर हैं। तो इसलिए जो है शूद्र कौन और कैसे किताब है, आप उसमें पढ़िएगा तो आप यही पाइएगा शूद्र कौन होता है और कैसे आदमी शूद्र बन जाता है। इस किताब को अपने जेहन में रखिएगा कि शूद्र कौन और कैसे। तो ठीक है, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, यह भी एक किताब है। भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, यह भी एक किताब है। महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, यह भी एक किताब है। तो आइए आगे चलते हैं, आपको इतना झलक दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 किताब। आगे आइए, आपको और प्रकाश में हम ले चलते हैं। देखिए, भीमराव अंबेडकर जीवनी छुआछूत विरोधी संघर्ष, इतनी किताबों को लिखने के बाद लोग की आंखें नहीं खुली, फिर भी अंबेडकर को जो है ये छुआछूत की जो है बीमारी उनको सताई, समाज के लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया और उसके बाद इस छुआछूत से संघर्ष करते रहे। इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं कि आप लोग भी अंबेडकर के शक्तियों को, इच्छा शक्तियों को अपने अंदर जगावें। आपके सामने किसी तरह की समस्या आवे तो समस्या से कभी घबराइएगा नहीं, संघर्ष करिएगा। कभी न कभी रास्ते में कोई प्राणी आपको मिलेगा जो आपको, उसकी कदम और आपकी कदम जब दोनों ताल मिलके चलेगी तो एक तीसरी शक्ति पैदा होगी जो समाज में न्याय दिलाएगी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वो बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि
जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए और जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। तो अब पूछा जाए कि अंबेडकर ने किस वर्ष में मुंबई में मुकदमा जीता था? 1927, 1928, 1929, 1931। अब इसी में आप फेल कर जाइएगा। इसलिए 1927 का दिन याद रखिएगा कि बंबई न्यायालय उच्च न्यायालय में जब प्रैक्टिस करने गए थे तो वहां उनको अछूत समझ करके कोर्ट से बाहर वकीलों ने कर दिया था और वहीं जो है जा करके गेट के बाहर वो वकालत करते थे। तो 1927 में उन्होंने सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। 1927 में अछूतों के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो 27 और 1937 याद करिएगा। तो ये चीजें आज अब मैं आपको बता दिया कि वह छुआछूत उनके जन्म से लेकर के और छुआछूत विरोधी संघर्ष तक आज का लेक्चर यहीं तक हम आज समाप्त करते हैं। और सभी हमारे पाठकों से अनुरोध है कि मैं रघुवर प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर आरा, बिहार से आपको इसी तरह से अपना बहुमूल्य समय दे करके और आपको जो है क्लास देते रहेंगे। यह क्लास यूपीएससी, बीपीएससी और जो छोटे छोटे वनडे के एग्जामिनेशन होते हैं सब में आएगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि इनके जीवन परिचय को या इनके विषय में पूरी जानकारी कर लीजिएगा तो केवल आईएएस में आएगा, सब में आएगा। और आपके आने वाले जीवन में जब तक इस धरती पर रहिएगा तब तक जो है काम आएगा। आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं क्योंकि मुझे भी खाना बनाना है और खाना भी है। अपने हाथ से मैं अपना खाना बनाता हूँ, खाता हूँ, फिर दिन भर हम 10 बजे से लेकर 5 बजे 6 बजे तक अपना सरकारी काम करता हूँ और उसे समय बचाकर आपको मैं लेक्चर दिया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय जय संविधान, जय भारत। बहुत तो